इससे पूर्व के व्याख्यान में हम आदर्श गैस से संबंधित विभिन्न नियमों को स्टडी कर चुके थे और उन नियमों के आधार पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में प्रयुक्त गैस स्थिरांक R के आंकिक मान को निर्धारित कर चुके थे। आज हम गैसों का अणुगति सिद्धांत लेते हैं जो आदर्श गैसों के व्यवहार को और स्पष्ट करता है। क्लासियस, वान डेर वाल, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल आदि वैज्ञानिकों ने आदर्श गैस के आचरण को और स्पष्ट करने के लिए गैसों के आणविक मॉडल के आधार पर अणुगति सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत कुछ अविग्रहितों पर आधारित है। इस सिद्धांत की व्युत्पत्ति से पूर्व हम उन अविग्रहितों को एक एक करके समझ लेते हैं। इन्होंने माना कि गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। एक गैस के समस्त अणु समान होते हैं लेकिन दूसरे गैस के अणुओं से भिन्नता रखते हैं। ये सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनके आयतन को नगण्य माना जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पात्र के आयतन की तुलना में इन अणुओं का आयतन नगण्य होता है। इन्होंने ये भी माना कि गैस के अणु ठोस गोलाकार एवं पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं जिनके मध्य कोई अंतर आणविक बल जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण उपस्थित नहीं होते हैं। गैस के अणु जब टकराते हैं तो टक्कर में इनकी किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। इन्होंने यह भी माना कि गैस के अणु विभिन्न वेगों से सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और अपने वेग एवं दिशा को परिवर्तित करते हैं और सतत रूप से इस तरीके का मूवमेंट होता रहता है। अर्थात गैस के अणुओं की ब्राउनियन गति होती है। उन्होंने माना कि क्रमागत टक्करों की दूरी तय करने में लगने वाला समय की तुलना में टक्कर में लगने वाला समय नेग्लिजिबल होता है, उपेक्षणीय होता है। जब अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो टक्कर के पश्चात बल लगाते हैं जिसे इम्पैक्ट फोर्स कहते हैं और इस इम्पैक्ट फोर्स को जब प्रति इकाई क्षेत्रफल में देखते हैं तो दाब कहलाता है और इसी प्रकार गैस के अणुओं द्वारा टक्कर के पश्चात दाब की उत्पत्ति होती है। अर्थात पात्र का दाब गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवार पर टकराने का परिणाम होता है। उन्होंने ये भी माना कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। प्रकृति पर निर्भर करने के बजाय गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। इन अविग्रहितों के आधार पर अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति की। अब हम अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं। अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए मान लेते हैं कि एक घन आकृतिक पात्र है जिसकी भुजा L सेंटीमीटर की है। इस पात्र में m अणुभार वाले गैस के N- मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। अविग्रहितों में अभी हमने माना था कि मॉलिक्यूल सतत रूप से ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, अर्थात टकराते हैं, वेग बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, फिर टकराते हैं, वेग बदलते हैं, दिशा बदलते हैं। ऐसी स्थिति में किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वेग की सही गणना संभव नहीं है। अतः ये मानते हैं कि संपूर्ण अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग यहाँ कंसीडर करें और माना
कि वर्ग माध्य मूल वेग c है। इस c वेग के x, y, z अक्षों में या अक्षों की दिशाओं में घटक cx, cy, cz हैं। तब इस c का मान सी स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे हमने यहाँ समीकरण 1 में प्रदर्शित किया है। जब ये मान लें इस बिंदु पर, यहाँ इस पात्र में देखिए यहाँ ये प्रदर्शित बिंदु है, इस पर कोई मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल इस दिशा में वेग c की जो दिशा प्रदर्शित कर रखी है डायग्राम में, उसमें गति करता है। इसका घटक cx है और cx घटक x अक्ष के अलॉन्ग है, तो पात्र की दीवार P से टकराता है। चूंकि टक्कर में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, वापस उसी वेग से लौटता है, फिर Q दीवार से टकराता है और फिर PQ के बीच में इस तरीके से गति करता है। जब ये पात्र की दीवार P से टकराता है तो टक्कर से पूर्व का संवेग x दिशा में mcx होगा, क्योंकि वेग का घटक cx है और m इसका द्रव्यमान है। जब ये परपेंडिकुलरली इस दीवार से टकराता है तो उसी वेग से विपरीत दिशा में, यानी रिफ्लेक्ट होता है एक तरीके से और q की ओर चलने लगता है, तो टक्कर के पश्चात का संवेग -mcx होगा, क्योंकि अब ये दिशा बदल गई है। इस टक्कर में संवेग में परिवर्तन mcx माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -mcx और माइनस माइनस प्लस हुआ और परिणामी संवेग में परिवर्तन 2mcx के बराबर आया। यह एक मॉलिक्यूल की x दिशा में टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन है। अब यही मॉलिक्यूल आगे चलता है, पात्र की दीवार Q से टकराता है, फिर इतना संवेग में परिवर्तन होगा, फिर P से टकराएगा और इस तरीके से ये है। चूंकि हमने माना था कि पात्र की दीवार की लंबाई L सेंटीमीटर है, cx इसका वेग है, वेग घटक है, तो 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या कितनी होगी? cx/L के बराबर होगी। जब 1 सेकंड में cx/L टक्कर हो रही है तो एक टक्कर के कारण 2mcx संवेग में परिवर्तन होता है, तो cx/L टक्करों के कारण संवेग में परिवर्तन इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात x दिशा में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन 2mcx इंटू cx/L इसके बराबर होगा। इनको जो सॉल्व करेंगे तो 2mcx²/L, जिसे समीकरण 2 द्वारा हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह x दिशा में एक मॉलिक्यूल के द्वारा संवेग में 1 सेकंड में हुआ परिवर्तन है। इसी प्रकार से cy, cz वेग घटकों के लिए भी संवेग में परिवर्तन होगा, जो क्रमशः y और z अक्षों के सापेक्ष होगा, और निकालें इसी तरीके से निकालेंगे तो उनका मान 2mcy²/L और z दिशा में 2mcz²/L के बराबर होगा। अब परिणामी संवेग में परिवर्तन कहेंगे तो इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो एक अणु के कारण संवेग में परिवर्तन इन तीनों का योग 2mcx²/L प्लस 2mcy²/L प्लस 2mcz²/L, इन तीनों में 2m/L कॉमन है, कॉमन लिया तो मिला हमें 2m/L इंटू cx² प्लस cy² प्लस cz², और समीकरण 1 में हमने cx² प्लस cy² प्लस cz² को c² प्राप्त किया था, तो इसका मान कितना होगा? 2m/L c² के बराबर होगा। यह एक अणु के कारण 1 सेकंड में होने वाला संवेग में परिवर्तन है, लेकिन पात्र में n' मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, अतः
एन डैश अणुओं के कारण संवेग में परिवर्तन इस समीकरण 3 में एन डैश का मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो जाएगा, और एन डैश अणुओं के कारण प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन 2m एन डैश सी स्क्वायर अपॉन एल जो समीकरण 4 के अनुरूप है प्राप्त होता है। ये एन डैश अणुओं के कारण प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार आप सभी जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, और जो समीकरण 4 में है वो संवेग में परिवर्तन की दर है, तो ये किसके बराबर होगी? आरोपित बल के बराबर भी होगी। तब आरोपित बल बराबर बल हम F मान लें तो F बराबर 2m एन डैश सी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर हुआ। आप जानते हो कि दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है, नहीं प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल के बराबर होता है। इस बल को हम समीकरण 4 से और क्षेत्रफल हम घन आकृतिक क्षेत्रफल मान रहे हैं, तो 6 उसकी भुजाएं 6 उसके फलक होते हैं, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल एल स्क्वायर है, तो इस घन का क्षेत्रफल कितना होगा? 6l स्क्वायर के बराबर होगा। तब दाब P बराबर बल का मान 2m एन डैश सी स्क्वायर अपॉन एल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल घन का कितना है? 6l स्क्वायर के बराबर, तो अपॉन 6l स्क्वायर हुआ। इस 2 से 6 कटेगा 3 बार, 1/3 m एन डैश सी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब हो गया, ये एल क्यूब के बराबर होगा, और एल क्यूब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों बराबर थे, ये किसके? पात्र के आयतन के बराबर होगा। तो इस एल क्यूब को हम पात्र के आयतन v द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तब Pv इजिकल टू 1/3 m एन डैश सी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। v को पक्षांतरण करके उधर ले गए, जो समीकरण 5 के अनुरूप है। यदि हम ये मान लें कि पात्र में एक मोल गैस अणु उपस्थित है, तो एन डैश जो कुल अणुओं की संख्या मान रहे थे वो 1 मोल होगी, और जब मोल है तो m इंटू एन डैश, m एक अणु का भार था, एन डैश 1 मोल अणुओं का भार है जो ग्राम अणु भार के बराबर होता है, जिसे हम कैपिटल M क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो m एन डैश कैपिटल M ग्राम अणुभार के बराबर होगा, हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तब Pv इजिकल टू 1/3 कैपिटल M सी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 6 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस समीकरण 6 के और भी रूप हमें प्राप्त होते हैं। यदि v को हम पक्षांतर करके दाईं ओर ले जाएं, तो P इजिकल टू 1/3 m/v सी स्क्वायर, m/v मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं P इजिकल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। यहाँ जो रो है वो है m/v के बराबर है, अर्थात गैस के घनत्व के बराबर है। तो समीकरण 6 और 7 दोनों ही अणुगति समीकरण के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, अणुगति समीकरण कहलाती हैं।